नमस्कार साथियों, आप सभी कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी किताब पर आधारित है, अभ्यास कार्य के तौर पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये अभ्यास कार्य आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। क्लास 8th एमपी बोर्ड वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स को एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार के रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप अपनी किताब पर आधारित अभ्यास करिए और अधिक से अधिक आप अभ्यास करेंगे। बिल्कुल सही तरीके से आपने रिवीजन करा है, पेपर भी आप लोगों के अच्छे जा रहे हैं, कमेंट आती रहती है मेरे पास में। इसीलिए आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि संभावित प्रश्न है। हो सकता है कि इनमें से आप लोगों की एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि ये आप लोगों की जो बुक है उस बुक पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो क्वालिटी कंटेंट है, जो रियल मटेरियल है, वो मैं आप लोगों के सामने उपलब्ध करा रहा हूँ। आपकी किताब पर आधारित सारी चीज़ें हैं। देखिएगा, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप पेपर देने के लिए जाए ना, उस समय आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चनों को हल करना है। यहाँ पर प्रश्न पहला देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 4 ऑप्शन में से जो भी आप लोगों का ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, उसको आपको लिख कर आना है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, जगदीश में कौन सी संधि है। देखो, हम सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं तो जगत प्लस ईश बनता है। ठीक है, अब ये ता जो दिखा हुआ है ये क्या है, व्यंजन है आप लोगों का। ठीक है, और ये ई क्या है, ये स्वर है। तो व्यंजन से स्वर का विकार हुआ, पहले व्यंजन है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि हमारी इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो जगदीश में कौन सी संधि है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 बताना है, व्यंजन संधि। अगर आपसे पूछा कि जगदीश का संधि विच्छेद करिए, तो आपको इस प्रकार से संधि विच्छेद कर देना है, जैसा कि आप लोगों को ये मैंने संधि विच्छेद यहाँ पर करके बताया गया है। देखिए, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। चाय वाला शब्द में प्रत्यय है। देखो, प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के कहाँ पर लगते हैं, पीछे लगते हैं। ठीक है, और पीछे लग के उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, चाय ये मूल शब्द है। ठीक है, इसमें वाला प्रत्यय लगा हुआ है, तब जाकर हमारा जो शब्द बना है वो क्या बना है, चाय वाला। ठीक, आप देख सकते हो ये चाय वाला शब्द यहाँ पर बना हुआ है। अब इसमें प्रत्यय कौन सा है, पीछे लगा हुआ है, ये वाला लगा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वाला इसमें प्रत्यय हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों को याद रखना है। अगर चाय वाला आ जाए, दूध वाला आ जाए, सब्जी वाला आ जाए, कोई सा भी शब्द अगर आप वाला देख लेना पीछे, तो आपको उसमें वाला प्रत्यय करना है। जैसे कि आपके सामने इस प्रकार से भी आ सकता है, सब्जी वाला। ठीक है ना। इसके अलावा आपको एक बात मैं बता दूं, अगर मान आ जाए, जैसे अभिमान शब्द है एक, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये शब्द है आपके सामने अभिमान, ठीक है ना, इस अभिमान शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, ये अभी जो है ना, ये उपसर्ग है, ये प्रारंभ में लगा है। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को आप सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, तो शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, मतलब अंत में जुड़ते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर चाय वाला शब्द है, इसमें हमारा वाला प्रत्यय कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मुक्तानंद खाते थे। मुक्त मतलब होता है फ्री की खाने वाले। ठीक है ना, जैसे कि आपको मैं बता दूं, मुक्तानंद जो है ना, ये मुक्त की खाते थे, तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब देखो, मुक्तानंद वाला जो पाठ है ना, ये व्यंग विधा है। गद्य की किस विधा में लिखा गया है, तो याद रखना, व्यंग विधा में लिखा गया है। विधा का मतलब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, तरीका होता है, शैली होता है, लिखने की शैली। ठीक है, या फिर लिखने का ढंग भी होता है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। तो मुक्तानंद मुक्त की खाते थे। इसके बाद में आप लोगों का अगला जो प्रश्न है वो आप देखिएगा यहाँ पर। इस प्रश्न पर थोड़ा गौर करिएगा आप सभी। अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेकने वाले आदिवासी, देखो कौन से आदिवासी थे वो याद रखना। आदिवासी जनजाति के प्रमुख व्यक्ति कौन थे, आदिवासी जनजाति थी। ठीक है, जो अभी एक प्रकार से कह सकते हैं कि SC ST में आते हैं। ठीक है, उनकी यहाँ पर बात की गई।
तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आदिवासी जनजाति के प्रमुख व्यक्ति जो थे ना, जो जिन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके थे, वो थे बिरसा मुंडा। ठीक है, और बिरसा मुंडा जो है ना, ऐसे व्यक्ति थे जो बुद्धिमान भी थे। ये औषधियों के माध्यम से लोगों का इलाज भी कर देते थे। ठीक है ना, किसके माध्यम से? औषधियों के माध्यम से लोगों को इलाज कर देते थे। इसलिए जो बिरसा मुंडा है उनको भगवान भी कहने लगे थे लोग वहाँ के। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। तो अंग्रेजों के आगे बिरसा मुंडा ने घुटने नहीं टेके थे। अब सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिएगा दशानन क्या लिखा है आपके सामने, तो दशानन लिखा है। दशानन में समास है। देखो, जो समास होता है ना, समास में शब्दों का योग होता है। किसका योग होता है? शब्दों का योग होता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के योग को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। दशानन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। तो दशानन का जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? दश है आनन जिसके, दश है आनन जिसके। ठीक, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, अर्थात रावण। ठीक है, ये पद निकल कर आया। मतलब कि ये पद जो है ये तीसरा पद है। कौन सा पद है? तीसरा पद है, या यूं कह सकते हैं कि ये अन्य पद है। अन्य पद है। कौन सा पद है? अन्य पद है। तो इसमें आपका समास कौन सा होगा? दशानन में। दशानन में आप लोगों का बहुव्रीहि समास आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आप सभी। ऑप्शन नंबर आपका 3 कंप्लीट होगा। इसके बाद में ये आ चुके हैं आपके अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान। देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। के शासनकाल में मूर्तिकला उन्नति पर थी। देखो, मूर्तिकला किसके शासनकाल में उन्नति पर थी? तो इसमें कलचुरियों आप लोगों को लिखना है। ठीक है, कलचुरियों के शासनकाल में मूर्तिकला उन्नति पर थी। इसके बाद में परमार राजवंश की स्थापना ने की थी। परमार राजवंश की स्थापना किसने की थी? हर्ष सिंह परमार ने की थी। याद रखना, हर्ष सिंह परमार। ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, हर्ष सिंह परमार। इसके बाद में आप लोगों का अगला प्रश्न है, कच्छप घाट राजवंश का प्रथम राजकुमार था। देखो, कच्छप घाट का जो राजकुमार था वो था लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण आप इसमें बताएंगे। तोमर वंश का अंतिम राजा था। तो तोमर वंश का अंतिम राजा आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि तोमर वंश का अंतिम जो राजा है वो कौन था। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं आप लोगों को उत्तर तो बताने ही वाला हूँ। तोमर वंश का अंतिम राजा, जल्दी से कमेंट करेंगे और आप बताएंगे। देखिएगा, चलो मैं बता देता हूँ, कमेंट भी आ चुके हैं, सही बता रहे हैं। तो तोमर वंश का अंतिम राजा राम शाह था। ठीक है, तोमर वंश का अंतिम राजा राम शाह था। पंचमढ़ी में गुफाएं हैं। तो पंचमढ़ी में पांडव गुफाएं, याद रखना आप सभी, पांडव गुफाएं हैं। बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ में एक मंदिर है। तो याद रखना शिव मंदिर है। तो खाली स्थान में आपको शिव बताना है। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। कितने? तो 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। अगर आपसे पूछा कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो आप लोगों को 16 बताना है। कितनी बताना है? 16 बताना है। ऐसा आप लोगों को समझना है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। हमारा ऐप जो है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट का कोर्स हमने अपलोड करा है। अगर आपको लगे तो आप उस कोर्स को ओनली 49 रुपीज़ में खरीद कर और अपना जो एग्ज़ाम है उसके लिए और भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों को और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।